अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है फंक्शन इंग्लिश के चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स। स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसका आपने ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स? स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स इफेक्टिवली इज द की टू क्लियर द कम्युनिकेशन। जब आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या फिर ओरल कर रहे होते हैं, जब तक उसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, कभी भी आप अपना जो आइडिया है, जो थॉट है, किसी को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इट इंश्योर्स दैट द कंटेंट इज़ लॉजिकल। ये आपके लॉजिकल कंटेंट को शो करता है, इज़ टू फॉलो होता है, और उसके अलावा ये आपका जो भी पर्पस होता है, ये आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं थ्रू स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए, आपने स्पीच करनी है, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर उसका कोई एक फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट तो एक बाद की चीज़ है, अगर उसका एक रिदम नहीं होगा तो आपको आपकी बात कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। अगर मैं अपना इंट्रो जो है वो लास्ट पे दूँ, ठीक है, अपना कंक्लूजन दरमियान में कर लूँ, बॉडी जो है शुरू पे बोल दूँ, तो आप कहेंगे ये क्या है, ठीक है। तो इसी तरह आपको हमेशा एक फ़्लो के साथ जो है वो बोलना पड़ता है, और अपने वो उसको तैयार करना होता है। जस्ट लाइक दैट, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, आप टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर आप उसके बाद अपनी बॉडी लिखते हैं, लास्ट पे आप योर्स ओबीडिएंटली लिखते हैं। अगर आप टू द प्रिंसिपल दरमियान में लिख दें या कहीं एंड पे लिख दें, योर्स ओबीडिएंटली ऊपर ले आएँ, तो कभी भी उस डॉक्यूमेंट का मज़ा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करना है तो उसके लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन क्या होता है जी? इट इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। इट सर्व्स एज अ रीडर एंट्री पॉइंट इनटू द कंटेंट। अब जो रीडर होगा, कुछ भी आपने लिखा है, जो रीडर होता है उसको पढ़ता है, तो उसके लिए वो एंट्री पॉइंट होता है। वो ये देखता है कि क्या ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं। जस्ट लाइक दैट कि आप अगर कोई ड्रामा देखते हैं, आपको अगर उसका कोई ट्रेलर अच्छा नहीं लगा या फिर उसकी फर्स्ट सेकंड एपिसोड आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप वहाँ का वहाँ ही छोड़ देते हैं। इट मीन्स दैट इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स, कि आपने हमेशा वो वाला इंट्रोडक्शन अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना होता है, ख्वाह वो आप ओरल काम कर रहे हैं या फिर रिटन काम कर रहे हैं, जो कि क्रिएट इंटरेस्ट आपके रीडर के लिए, आपके ऑडियंस के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करे। सेट्स एक्सपेक्टेशन, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इतना मज़े का ड्रामा होगा, इतना मज़े का नावल होगा, इतना मज़े का ये पेपर होगा, इतना मज़े का ये स्टोरी होगी, जो भी है, ठीक है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपने वो तैयार किया हो, और उसके अलावा क्या हो, प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ये होता है आपका बैकग्राउंड, कि आपने जो भी बैकग्राउंड होता है थोड़ा बहुत आपने उसमें दिखाना होता है। ये नहीं होता कि ड्रामा शुरू हुआ है तो वो साथ साथ उसके सीन्स दिखाते हैं कि 10 साल पहले ये हुआ, 5 साल पहले ये हुआ, फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट सेकंड एपिसोड में। उसी तरह आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है, अच्छा अच्छा इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है, तो वो भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी बॉडी। बॉडी क्या होती है? द बॉडी इज़ अ कोर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर बॉडी अच्छी नहीं होगी तो आपको कभी भी मज़ा नहीं आएगा। बॉडी क्या होता है कि आप उसमें एग्जांपल्स ऐड करते हैं, आप उसमें कंटेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऐड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कुछ आर्गूमेंट्स अपने ऐड करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी डिलीवरी है, जो आपका मैसेज है दूसरे तक ईजीली पहुंच जाता है। और सबसे पहले जिसका इसका जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है? डिलीवर की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसको डिलीवर करता है। बिल्ड्स आर्गूमेंट, जो भी आपके आर्गूमेंट्स होते हैं, या आप कुछ सोचना शुरू कर देते हैं तो वो ख्यालात आते हैं कि आगे क्या बनेगा, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि अच्छा अच्छा अब ये इस तरह से होगा, अब नेक्स्ट ये स्टेप होना चाहिए, नेक्स्ट ये होना चाहिए, इस तरह से। और उसके बाद जो पॉइंट आता है वो हमारे पास क्या है? कंक्लूजन। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या होता है? ये फाइनल सेक्शन होता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है, और ये रैप अप करता है कंटेंट को, पूरे कंटेंट को समराइज करता है। समराइज की पॉइंट्स, ये ब्रीफली जो भी आपका मेन टॉपिक होगा या थीम होगा उसको बताएगा। उसके अलावा आपको जो कंक्लूजन होता है प्रॉपर वो बता देता है, वो प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आपका जो भी पर्पस होता है, एंड फोर्सेस द पर्पस, आप अपने पर्पस तक जो है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। यानी आप एक प्रेजेंटर हैं, आप स्टेज पे खड़े हैं, तो आपका मकसद पूरा हो गया कि आपने जो जो डिलीवर करना था वो मैसेज लोगों तक पहुंच गया। और सेकेंडली, अगर आपने कोई थीम जो है वो रेडी किया था, कुछ भी आपका था वो भी डिलीवर हो गया। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आपकी स्टोरी में लास्ट में जो कंक्लूजन है आपने वो ऐड कर दी। यानी कंक्लूजन होता ही ये है कि आप अपनी बात को समराइज़ कर देते हैं। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप रिटन काम कर रहे हैं तो फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है।
फॉर्मेट से क्या होगा कि फॉर्मेट में आप क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, आप ये देखते हैं इसमें लेआउट कैसा होना चाहिए, इसमें हेडिंग्स कैसी यूज़ होनी चाहिए। उसके अलावा हमने इसमें फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो कैसे, जैसे थीसिस का काम करते हैं उसमें डिफरेंट जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ेस होते हैं जी, 12 रखना है इसकी या बोल्ड इसकी राइटिंग रखनी है, क्या साइज़ होगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद स्पेस देनी है, नहीं देनी, वो सारी आप स्पेसिंग चेक करते हो। फिर डिज़ाइनिंग के जो भी एलिमेंट्स होते हैं आप वो चेक करते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि जो भी काम है वो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन है कि नहीं है, प्रोफेशनलिज्म से पीछे तो नहीं है। यानी आपने अगर यूनिवर्सिटी लेवल का काम करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। आप पंजाब यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं, आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं, आप कोई भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट पे आप पूरा उतर रहे हैं कि नहीं, आपने वो फॉर्मेट चेक कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी आपने काम किया है वो आपकी जो उसकी एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। उसके अलावा आपकी जो भी एक्सेसिबिलिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी यहाँ से ये चीज़ें मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, इसको यहाँ से ठीक कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, कोई काम करने के बाद उसको दोबारा से पढ़ते हैं, जैसे आप पेपर ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ते हैं, कहीं पे गलती है उसको आप ठीक कर लेते हैं, तो वो भी एक तरह की आप फॉर्मेट अपना सेट कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट ज़्यादातर काम किस में आता है, आपके रिटन डॉक्यूमेंट पे। लेकिन जब आप ओरल बात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट यही है कि आपने एक तरतीब के साथ लॉजिकली उसको तैयार किया और उसको प्रेजेंट कर दिया। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ये कि क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी एंड फ्लो आएगा। उसके अलावा आप इन्हेंस करेंगे प्रोफेशनलिज्म को। उसके अलावा इम्प्रूव्ड रीडर इंगेजमेंट, रीडर और राइटर का जो आपस में कनेक्शन होगा वो अच्छा हो जाएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन में एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स थे, आज का टॉपिक था ये। अगर इसमें कोई भी वो मसला है तो आप पूछिए। और अगर की एलिमेंट्स की बात कीजिए तो वो यही है कि ये एक एज अ हुक भी काम करता है। हुक क्या होता है कि ग्रैब अटेंशन, विच ग्रैब्स द अटेंशन, यानी जब हम कपड़े में हुक लगाते हैं तो इसीलिए करते हैं ना दोनों तरफ से, ताकि उन दोनों में ग्रैब आ जाए, एक दूसरे को पकड़ लें। तो इसी तरह रीडर और राइटर, इन दोनों के दरमियान भी हुक होना बहुत ज़रूरी है कि राइटर को चाहिए ऐसा काम करे, इस तरह से लिखे कि जो रीडर है वो उसके साथ एज अ हुक काम करे, ठीक है। तो ये जी हमारा काम था आज का। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।